गुड इवनिंग। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को हम पहले ही न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। जो न्यूज़ है, आरबीआई ने सरकार को पैसा दिया है। आरबीआई ने सरकार को पैसा दिया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ने सरप्लस पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। अब पहला ही सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से। जो गवर्नमेंट ने सरप्लस पैसा दिया, जो आरबीआई ने गवर्नमेंट को सरप्लस पैसा दिया, वो कहाँ से आता। तो पहला ही सवाल आपके दिमाग में, जहन में यह होना चाहिए कि आरबीआई ने पैसा कहाँ से दिया। आरबीआई ऐसा कौन सा बिजनेस या व्यापार करती है जहाँ से पैसा आता है। आखिर आरबीआई के पास सरप्लस पैसा कैसे आ गया। आरबीआई सरकार को पैसा क्यों देती है। आरबीआई के द्वारा सरकार को पैसा देने का क्या फायदा नुकसान होता है। आरबीआई सरकार को पैसा देने को क्यों बाध्य है। जो आरबीआई ने ट्रांसफर किया 99,120 करोड़ एज सरप्लस, जो सेंटर को दिया, जो इसको ट्रांसफर करते समय अपना मेंटेन किया कंटिंजेंसी रिस्क बफर एट 5.5%। यह कंटिंजेंसी रिस्क बफर क्यों किया जाता है। बिमल जालान की रिपोर्ट ने कहा था कि आरबीआई अपना कंटिंजेंसी रिजर्व मेंटेन रखे। कंटिंजेंसी रिजर्व कितना है, 5.5%। तो 5.5% कंटिंजेंसी रिजर्व को मेंटेन करने के बाद आरबीआई ने 99,122 करोड़ रुपया सरकार को दिया, गवर्नमेंट इंडिया को दिया। जो आरबीआई का जो सरप्लस पेमेंट दिया गया गवर्नमेंट को, इट इज नॉट टर्म एज ए डिविडेंड। यह डिविडेंड के रूप में नहीं दिया गया। डिविडेंड क्या है, लाभांश के रूप में नहीं दिया गया है। तो एक और सवाल क्या हो गया कि आरबीआई ने जो पैसा सरकार को दिया है वह लाभांश या डिविडेंड रूप में नहीं है। यह आरबीआई डज नॉट नीड टू ब्लॉस्टर इट्स कैपिटल टू मीट कंटिन्यू रिस्क एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी even while transferring surplus to the shore of the exchequer। यह लाइन क्या बोल रही है कि वह एक्सचेकर को पैसा देते समय भी, जब सरकार को पैसा आरबीआई ने दिया, उसके बावजूद भी वह अपना कंटिंजेंसी रिजर्व वह मेंटेन रख रही है। अगर हम अब आरबीआई की इस कार्य पद्धति को समझने की कोशिश करें कि आरबीआई के पास पैसा कैसे आता है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द डीपर पार्ट ऑफ द आरबीआई कि आरबीआई के पास कैसे आता है। तो जो आरबीआई ने यह सरप्लस फंड ट्रांसफर किया, जो 99,122 करोड़ रुपीस है, यह 73% ज्यादा है लास्ट ईयर के जून 2020 के ट्रांसफर से। लास्ट ईयर 2020 जून में ट्रांसफर किया गया था 57,128 करोड़। आपको फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिद्धांत समझने की जरूरत है कि आरबीआई ने पिछले साल की तुलना में इस साल 73.5% ज्यादा ट्रांसफर किया। अब अगर यह देखा जाए कि वह इस पैसे के ट्रांसफर के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल रीजन है, व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर दिस मनी, क्यों ट्रांसफर किया गया है। तो जो यह एक्सेस रिजर्व है, इसको ट्रांसफर करने के लिए जो बिमल जालान की कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया था ट्रांसफर ऑफ एक्सेस रिजर्व। तो एक सवाल और क्या बन गया, किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर एक्सेस रिजर्व सरकार को ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। तो बिमल जालान की कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि जो भी आरबीआई के पास एक्सेस रिजर्व है वह सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाए। अब एक सवाल यह उठता है कि यह जो शार्प इंक्रीज हुआ है सरप्लस में कैसे हो गया। भाई एक एक सवाल को आप एक एक बिंदु से देखते चलिए कि भाई ये कहा गया, बिमल जालान की कमेटी ने कहा कि जो आरबीआई के पास एक्सेस रिजर्व है वह सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आरबीआई के पास एक्सेस रिजर्व आया कैसे। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आरबीआई इज एबल टू गेट द एक्सेस रिजर्व। उसका बिगेस्ट जो रीजन है, शार्प जो इंक्रीज हुआ है, इट इज द लोअर प्रोविजंस।
प्रोविजंस के लोअर करने के कारण एक्सेस आरबीआई के पास पैसा आ गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? इवन दो इनकम हैज बीन फॉलन, आरबीआई की जो आय है उसमें 10.96% की गिरावट हुई है, लेकिन आरबीआई के जो खर्चे हैं उसमें गिरावट हुई है 63.10%। इसके कारण क्या हो गया? आरबीआई के पास एक्सेस पैसा आ गया, एक्सेस रिजर्व आ गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ? यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, आपका सवाल यहीं से बनेगा। इफ इट इज नॉट क्लियर आई कैन क्लेरिफाई अगेन कि आरबीआई, देख 4 चीज मैंने कही। एक क्या कही है? आरबीआई ने इस बार सरकार को रिजर्व ट्रांसफर किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यह डिविडेंड नहीं है। पॉइंट नंबर 3, 5.5% का कंटिंजेंसी रिजर्व मेंटेन करना होता है। 5.5% के कंटिंजेंसी रिजर्व को मेंटेन करने के बावजूद सरकार यह पैसा ट्रांसफर कर सकी है। आरबीआई यह पैसा सरकार को ट्रांसफर कर सकी है। आरबीआई के पास यह पैसा आया कैसे? आरबीआई की आय इस बार 10.96% कम हुई, लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है वह कम हो गया 63.10%। इन दो कारणों से आय के कम हो जाने के बावजूद, चूंकि उनका एक्सपेंडिचर साइड कमजोर हो, खर्चा कम हो गया, इसलिए एक्सेस रिजर्व आ गया। यह खर्चा क्यों हुआ? इनका जो प्रोविजंस था वो लोअर किया गया। अगर हम अब आरबीआई की हम इनकम देखते हैं, आरबीआई को आय कहां से होती है? आरबीआई की इनकम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में होती है, इंटरेस्ट इनकम एंड अदर इनकम। आरबीआई कोई ऐसा व्यापार तो करता नहीं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, कुछ काम कर रहा हो। आरबीआई क्या करता है? वह मार्केट ऑपरेशंस देखता है। तो आरबीआई की क्या है इनकम? इंटरेस्ट इनकम है। जैसे आरबीआई लोन देती है बैंकों को, उस बैंक पे आरबीआई को रेपो रेट मिलता है, वो क्या हो गया? आरबीआई की इनकम हो गई। तो आरबीआई के पास एक इंटरेस्ट इनकम है, एक आरबीआई के पास अदर इनकम है। जो इंटरेस्ट इनकम है 9 महीने के लिए, इस बार आरबीआई 9 महीने का अपना पूरा लेखा जोखा दे रही। क्यों? पहले आरबीआई का जो कैलेंडर ईयर था और जो अब कैलेंडर ईयर, दोनों में चेंज हो गया है। तो इस बार आरबीआई ने 9 महीने का कैलेंडर ईयर दिया है। तो जो आरबीआई के 9 महीने का कैलेंडर ईयर हुआ, जो कि मार्च एंडिंग 31 मार्च को हो रहा है, तो उस कैलेंडर ईयर में इंटरेस्ट इनकम फॉर द 9 मंथ इज लोअर बाई 40,276 करोड़। तो इंटरेस्ट इनकम आरबीआई की कम हुई है, लेकिन आरबीआई की जो अदर इनकम है वह इंक्रीज हुई है। तो आरबीआई की अदर इनकम जो है 23,876 करोड़ रुपीस इंक्रीज हुई है। फिगर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फिगर से कोई आपका ताल्लुका ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आपने कितनी फिगर याद, लेकिन आप इसको प्रिंसिपली समझने की कोशिश करिए। आप क्या लिखेंगे कि आरबीआई की इंटरेस्ट इनकम में घटोतरी हुई थी, लेकिन आरबीआई की अदर इनकम में बढ़ोतरी हुई थी। देयर वॉज ए डिक्रीज इन द आरबीआई's इंटरेस्ट इनकम, but there was a decrease in RBI's interest income, but there was an increase in RBI's other income. उसके जो आरबीआई की जो अदर इनकम है वह क्या है? आरबीआई की अदर इनकम है exchange gain or loss from foreign exchange transactions. Now two things, one is the RBI's interest income जो RBI अपने रेपो रेट से प्राप्त करती है, जो दूसरा जो RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है, जो आरबीआई के एक्सचेंज रेट का प्रॉफिट और लॉस है, वह आरबीआई की दूसरी इनकम होती है। तो जो आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, जो आरबीआई ने फॉरेन सिक्योरिटीज का रिडेम्पशन किया है, उसमें आरबीआई को प्रॉफिट हुआ है। तो एक्सचेंज गेन लॉस फ्रॉम फॉरेन ट्रांजैक्शन यह कैसे हुआ है? फॉल आउट ऑफ द रूपी डिप्रिसिएशन, रूपी डिप्रिसिएशन से उसको यह फायदा हुआ है। अब जो आरबीआई जो सेल परचेस करता है फॉरेन करेंसीज का, उससे आरबीआई को जो फायदा हुआ है आरबीआई की, उसके कारण अदर इनकम आरबीआई की बढ़ गई है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट?
हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, देन आई विल मेक द क्वेश्चन। तो आरबीआई ने जनरेट किया ए सरप्लस जो पिछले साल की तुलना में 73% ज्यादा था। यह आरबीआई के 9 महीने का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर चेंज हो गया है। पहले जून तक हुआ करता था, अब क्या हुआ, जून से मार्च तक का हो गया है। और यह आरबीआई का यह इनकम में घटोतरी होने के बावजूद भी, चूंकि आरबीआई के एक्सपेंडिचर साइड में प्रोविजंस में घटोतरी थी, इसलिए आरबीआई को फायदा हुआ है। जो 69% इंक्रीज हुआ है एक्सचेंज गेन में। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, आरबीआई का यह जो इंटरेस्ट इनकम का नुकसान हुआ है, लेकिन आरबीआई के एक्सचेंज में आरबीआई जो ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, उसमें आरबीआई को फायदा हुआ है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो कि आरबीआई ने 2 साल पहले 1.76 लाख करोड़ एक दिया था गवर्नमेंट को। उसके बाद का यह आरबीआई के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा धन है। अब देखिए आरबीआई के इस फैसले का असर क्या होगा हमारे सामाजिक जीवन पे। इस समय हमको पैसा चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, डायरेक्ट फिस्कल सपोर्ट के लिए। तो जो आरबीआई से जो पैसा प्राप्त हो रहा है, उस पैसे को प्राप्त हो जाने के कारण जो वैक्सीनेशन में हमको खर्चा करना है, जो हमको हेल्थ केयर में खर्चा करना है, जो हमको फिस्कल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए हमको फायदा हो जाएगा। अब देखिए जब प्रीलिम्स का सवाल बनाया जाएगा, देखिए प्रीलिम्स के सवाल, देखिए यह एक सूचना थी समाचार पत्र में, हम इस सूचना के पीछे गए और समझने की कोशिश की। सूचना क्या थी? सिंपल से सूचना आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिन्होंने पेपर पढ़ा होगा, कि आरबीआई ने 99,122 करोड़ रुपया सरप्लस सरकार को दिया। अब इस न्यूज का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। यह न्यूज आपके एग्जाम में नहीं आएगी। आपके एग्जाम में क्या आएगा? आरबीआई की फंक्शनिंग। अब देखिए आप इन फैक्ट्स को लिखिए, इन फैक्ट्स को मिक्स करके सवाल बनाया जाएगा। सरप्लस लिखिए, सरप्लस और डिविडेंड में क्या फर्क है। दूसरा, कंटिंजेंसी रिजर्व क्या होता है, कितना कंटिंजेंसी रिजर्व रखना जरूरी है। तीसरा, कंटिंजेंसी रिजर्व रखने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी। अगला, सरप्लस पैसा सरकार को दे दिया जाए, इसकी सिफारिश किस कमेटी ने की थी। अगला, आरबीआई के आय के स्रोत क्या क्या हैं। अगला, आरबीआई के आय के स्रोत में इंटरेस्ट इनकम कैसे प्राप्त होती है। अगला, आरबीआई के आय के स्रोत में अदर इनकम में क्या क्या आता है। अगला, भारत की मौद्रिक नीति को कौन संचालित करता है। अगला, आरबीआई और इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या रिलेशनशिप है। These are the questions which may appear from this single news. I always repeat in every class, there's only one way to succeed the civil services, to control the current affairs. आप लोग मेरी बात मत मानिए, आप लोग क्वेश्चन पेपर देखिए, प्रीलिम्स का, मेंस का, कितना करंट अफेयर्स से आता है। करंट अफेयर्स मतलब सूचना नहीं, जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब चलिए इसको मेंस का सवाल बना देते हैं। अभी हाल के वर्षों में आरबीआई ने सरकार को कुछ धन दिया। आरबीआई को धन की प्राप्ति कहां से होती है और उस धन का भारत की अर्थव्यवस्था में कैसा संबंध है, भारत की मौद्रिक और आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य में इसका मूल्यांकन करिए। दिस इज द क्वेश्चन विच विल कम टू यू।
और अगर आपने इसको इस तरह से नहीं पढ़ा जैसे मैं कह रहा हूं तो सवाल सॉल्व होने की गुंजाइश जीरो है। जीरो मीन्स जीरो। आप चाहे जो किताब पढ़ डालिए, इकोनॉमिक्स की जो किताब पढ़ डालिए, यू कैन नॉट आंसर दिस। टू आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू पेनिट्रेट द न्यूज लाइक इट। हम कितना भी आपको भूगोल, इतिहास, संविधान पढ़ा दें, लेकिन जब तक आप इस तरह से, क्यों यह सवाल सीधे आते हैं, अगर यह सवाल आपके हाथ में आ गए तो आपका काम काफी कुछ हो गया। देखिए दूसरी न्यूज चल रही है फेसबुक और व्हाट्सएप को लेके। फेसबुक और व्हाट्सएप को लेके बहुत न्यूज चल रही है कि सोशल मीडिया को लेकर न्यूज चल रही है। अब सोशल मीडिया के न्यूज में जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस हैं क्या, और वह किस एक्ट को प्रभावित कर रहे हैं? जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्शन 79 है। देखिए बहुत स्पेसिफिक आंसर देंगे तभी मार्क्स मिलेगा, जनरल आंसर पे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्शन 79 क्या कहता है? सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेज any intermediary shall not be held legally or otherwise liable for any third party information, data or communication link made available or hosted on its platform। तो आर्टिकल 79 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंटरमीडियरी है, हमने न्यूज दी, जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, इंटरमीडियरी कौन है? फेसबुक है। तो हमारे किसी लेक्चर के बारे में आर्टिकल सेक्शन 79 के हिसाब से ये फेसबुक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो अगेन आपको सेक्शन 79 लिखना ही पड़ेगा अगर सोशल मीडिया सेफ हार्बर पर कोई सवाल आता है। अगर आप ये नहीं लिख पाते हो तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। Section 79 says any intermediary shall not be held legally or otherwise liable for any third party information, data or communication link made available or hosted on its platform। तो जो धारा 79 है वो कहती है कि कोई भी बीच का व्यक्ति अपने पोर्टल पे किसी भी समाचार, किसी भी सूचना और किसी भी सूचना के लिंक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एज लॉन्ग एज प्लेटफॉर्म एक्ट्स एज द मैसेंजर कैरिंग ए मैसेज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आई एम ए पॉइंट ए, यू आर पॉइंट बी, एट दिस द फेसबुक इज द कैरिंग। तो हमारे और आपके बीच संबंध की स्थापना को लेकर अगर कोई प्लेटफॉर्म अगर सिर्फ उस संबंध की स्थापना के लिए कार्य कर रहा है विदाउट इंटरफेरिंग एनी मैनर, किसी भी तरह से, यहां हमारे आपके संबंध में फेसबुक कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। जो मैं बोलना चाह रहा हूं और जो आप तक पहुंच रहा है उसके बीच में फेसबुक कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एक पोर्टल प्रोवाइड कर रहा है। अगर वह इंटरवीन नहीं करता है, इट विल बी सेफ फ्रॉम एनी लीगल प्रोसिक्यूशन ब्रॉट अपॉन ड्यू टू द मैसेज बीइंग ट्रांसमिटेड। तो हमें पॉइंट ए हूं, आप पॉइंट बी हो, बीच में फेसबुक है। तो अगर हमारे और आपके बीच के संबंध की स्थापना में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तो इसको किसी भी कृत्य के लिए रिस्पॉन्सिबल घोषित नहीं किया जा सकता है। यह सेक्शन 79 कहता है। द प्रोटेक्शन जो अकॉर्ड किया गया है सेक्शन 79 में विल नॉट बी ग्रांटेड। अब चेंज क्या हो रहा है? यह प्रोटेक्शन जो सेक्शन 79 में दिया गया है, इट इज नॉट ग्रांटेड इफ द इंटरमीडिएट डिस्पाइट बीइंग इन्फॉर्म्ड और नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट or its agencies does not immediately disable access to material under question।
नाउ व्हाट द चेंजेस कमिंग ऑन, वाई देयर इज अ लॉट हंगामा। हंगामा क्यों है कि जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो एक कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है, उस कम्युनिकेशन की स्थापना में अगर सरकार या सरकार का कोई एजेंट एजेंसी यह कहता है कि आप इसके एक्सेस को इमीडिएटली डिसेबल कर दीजिए, अगर वो नहीं करता है और इंटरमीडियरी मस्ट न, और इंटरमीडियरी जो है वो उसको टेम्पर न करे विथ एनी एविडेंस ऑफ दिस मैसेज और द कंटेंट प्रिस्क्राइब टू द प्लेटफॉर्म, अगर यह वह नहीं करेगा, अगर डिसेबल करने का आदेश सरकार ने या सरकार के किसी एजेंसी और एजेंट ने दिया है, वह डिसेबल नहीं करता है और या उससे टेम्पर करता है, तो जो सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन अवेलेबल है वह प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। गॉट दिस पॉइंट? ये बात समझ आई? इट्स क्लियर और नॉट क्लियर? अब इसको करने से फायदा और नुकसान क्या होगा? एक लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि यह प्राइवेसी का वायलेशन है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वह इस पोर्टल के साथ अन्याय कर रही हैं और जो आईटी रूल्स है वह है इन कॉन्वेंस विद द सेक्शन 69A ऑफ द आईटी, जो सजेस्ट करता है लाइबिलिटी कैन इवन बी क्रिमिनल इन नेचर वेयर द जो इसका सीसीओ है कैन बी मेड टू सर्व प्रिजन फॉर टर्म अप टू 7 years। अगर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा सो 7 साल तक की सजा हो सकती है। जो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट है, इस सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट को अटैक किया जा रहा है। इसके कारण यह सवाल खड़ा हो गया है कि यह उचित है या उचित नहीं है। दूसरा, यह फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक बात कही जा रही है कि व्यक्ति के फ्रीडम ऑफ स्पीच पर समस्या आ रही है। राइट टू प्राइवेसी की बात की जा रही है कि जो राइट टू प्राइवेसी, जैसे आप अगर जब इंटरवीन करेंगे तो आप उस इनिशिएटिंग पार्टी को जो मैसेज इनिशिएट कर रही है उसको आप ट्रेस बैक करेंगे। तो यह क्या हो रहा है? यह एक प्राइवेसी के लॉ का वायलेशन हो रहा है। 3-4 तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक जो एक्सप्रेशन का सवाल है आर्टिकल 19 में, एक प्राइवेसी का सवाल है कि लोगों की प्राइवेसी को इसमें कब्जा, इसमें दिक्कत आ रही है और इसमें जो लोगों की प्राइवेसी का इन्वेजन हो रहा है। और एक नुकसान क्या है कि कंपनी पर अननेसेसरी बर्डन आएगा। कंपनी एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, तो कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करने से कंपनी के ऊपर खर्चे की भी बढ़ोतरी आएगी। यह 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके जानने की जरूरत है। इससे बियॉन्ड आपको जानने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। एक है जीएसटी काउंसिल का इशू है। देखिए वही न्यूज में आपको लेता जो आपके एग्जाम में काम किया। अब जीएसटी काउंसिल का न्यूज महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? क्योंकि 7 राज्यों ने इस बात को खड़ा कर दिया है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो और उससे एक बात कही जा रही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मुद्दा खड़ा हो गया है। जो जीएसटी कंपनसेशन है, जो शॉर्ट है फॉर 2021 2.69 लाख करोड़, तो जीएसटी कंपनसेशन इस साल का शॉर्ट हो गया है। इस जीएसटी कंपनसेशन के शॉर्ट होने का नुकसान क्या होगा कि राज्यों को जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो जो बैलेंस है, जो शॉर्टफॉल का बैलेंस है, वो कैसे पूरा होगा? वह बारो मनी के द्वारा पूरा होगा। और जो 2020-21 है, गवर्नमेंट ने रिलीज किया है 1.10 लाख करोड़ इन द फॉर्म ऑफ बैक टू बैक लोन्स टू द स्टेट फॉर मीटिंग द कंपनसेशन शॉर्टफॉल। जो शॉर्टफॉल कंपनसेशन हुआ है
देखिए, आप सिद्धांत पे ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर देन फिगर्स पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिगर्स याद नहीं होती हैं, इंपॉर्टेंट फिगर्स याद हुई। मैं फिगर का कोटिंग इसलिए करता हूँ ताकि आपका दिमाग और स्पष्ट हो जाए। तो पहली बात क्या हो गई कि जीएसटी का शॉर्टफॉल हो गया। जो पैसा जीएसटी से इकट्ठा होता है वो पैसा राज्यों को का शेयर दिया जाता है। जब जीएसटी का शॉर्टफॉल हो गया, कमी हो गई, तो राज्यों को दिया जाने वाला पैसा भी कम हो गया। तो राज्यों को पैसा कैसे दिया जाएगा? बैक टू बैक लोन लिया गया। उस लोन से जो स्टेट का कंपनसेशन है वो उनको दिया गया। तो जो जीएसटी के शॉर्टफॉल से राज्यों को समस्या हो रही है, क्योंकि राज्य के स्रोत आय के केंद्र की तुलना में कम है और जीएसटी राज्य की आय का एक बड़ा स्रोत है। तो इसलिए अगर राज्य को पर्याप्त पैसा नहीं मिलेगा तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पे असर आएगा। यह 7 राज्यों ने मिलकर कहा है। अब जो गैप हो रहा है बिटवीन कंपनसेशन रिक्वायर्ड एंड द सेस अवेलेबल, इस गैप को पूरा कैसे किया जा रहा है? इस गैप को लोन के द्वारा पूरा किया जा रहा है। अब एक जो हम सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि जो जीएसटी के मुद्दे के बाद एक मुद्दा क्या रहा है कि जो हमारे कोविड वैक्सीन के जो कोविड की हेल्प करने वाले हमारे एपरेटस हैं, जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर है, हमारी मेडिसिन है, उन सब पर जीएसटी को कम किया जाए, जीएसटी खत्म किया जाए। तो राज्य क्या चाहते हैं कि जीएसटी उन चीजों पर हटा दिया जाए जो कोविड से लड़ने में मदद कर रहे हैं। अब केंद्र का क्या कर, जो पिछली मीटिंग केंद्र की जीएसटी पर हुई, राज्यों के साथ हुई, केंद्र ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने कहा है कि जीएसटी हटाने से बड़ा मुद्दा यह है कि जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होगा। अब आपने मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट ए है, उसके सेल पर जीएसटी हटा दी, लेकिन जो प्रोडक्ट ए जो बन रहा है, जो उसका इनपुट आ रहा है, उसकी जीएसटी अगर आप नहीं हटाएंगे तो यह काम इनकम्प्लीट रहेगा। अगर सेल पर जीएसटी हटा रहे हैं तो आप करस्पॉन्डिंग इनपुट पर भी जीएसटी हटाएं। मान लीजिए, मैं इसको और आसान करता हूं, मान लीजिए बिस्कुट पर से जीएसटी हटा दी, तो बिस्कुट में मान लीजिए गेहूं लगता है, आपने गेहूं पर जीएसटी नहीं हटाया, बिस्कुट पर जीएसटी हटा दिया, तो क्या हो गया? यह पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर जो है इम्बैलेंस हो गया। मान लीजिए एज ए कंपनी हमने गेहूं खरीदा, उस गेहूं से बिस्किट बनाया, हमने बिस्किट मार्केट में हमने बेचा, तो आप बोला कि मैं इस बिस्किट पर से जीएसटी हटा दूंगा तो मुझको जीएसटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गेहूं से जीएसटी नहीं हटेगा तो जो एक कॉस्ट प्राइस है वह सही कॉस्ट प्राइस नहीं हो गया, हमारा नुकसान हो गया। तो नुकसान किसका हो गया? जिस आदमी ने उसको बनाया। तो होल इशू इज लाइंग डाउन हियर कि जीएसटी के अगर उस प्रोडक्ट के जिसका सेल कर रहे हैं उस पर से जीएसटी अगर आप हटा रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट के इनपुट कॉस्ट पर से भी जीएसटी हटाइए। तो केंद्र का क्या कहना है कि यह आसान नहीं होगा। यस, सुधांशु मिश्रा राइट, द कोलेटरल इफेक्ट का इशू आएगा। इस इशू को लेकर केंद्र ने बोला कि हम एक कमेटी फॉर्म कर देते हैं मिनिस्टर्स की। तो जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ है जुलाई 2017 से, उसमें स्टेट्स वे प्रॉमिस टू कंपनसेशन फॉर 5 years फॉर एनी रेवेन्यू शॉर्टफॉल। अब आप मेरे पिछले लाइन याद रखिए कि जो 2017 में जीएसटी बना था, जीएसटी पर सवाल 2017-18 के एग्जाम में आ चुका, अगर आप याद करिए तो जो 2017 में जीएसटी बना था उसमें कहा गया था कि अगले 5 सालों तक जीएसटी के किसी शॉर्टफॉल पर केंद्र राज्यों को कंपनसेट करेगा। अगर एज्यूम किया जाए 40% एनुअल ग्रोथ, कि 14% एनुअल ग्रोथ हो रही है सिंस स्टेट लॉस्ट एटॉनमी और इनडायरेक्ट टैक्सेस, स्टेट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस से एटॉनमी को लूज कर दिया है। अगर 14% की ग्रोथ मानी जाए होगी
तो स्टेट को उसका करस्पॉन्डिंग शेयर मिलना चाहिए, तो जो कंपनसेशन है वह स्टेट को प्राप्त होना चाहिए। अब सेंटर ने दो ऑप्शन प्रपोज किया है कि जो शॉर्टफॉल है इसको कैसे एड्रेस किया जाए। 1, either borrow 1.1 trillion where the interest cost will be paid off through the extended cess period, या तो आप 1.1 ट्रिलियन रुपया बारो करिए जहां पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, एक्सटेंड सेस पीरियड ऑफ द, जिसमें जो इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी पेड ऑफ थ्रू द एक्सटेंडेड सेस पीरियड, या borrow the entire 2.35 trillion where the cess will be used for paying only the principal not the interest. These are the two solutions here. इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, या तो 1.1 ट्रिलियन रुपया आप बोरो कर लीजिए जहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट पे किया जाएगा थ्रू द एक्सटेंडेड सेस पीरियड, जो सेस पीरियड है उसको एक्सटेंड करते हो, या जो इंटायर 2.35 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है उस सारे शॉर्टफॉल को ले लिया जाए और इसको यूज किया जाए फॉर पेइंग ओनली द प्रिंसिपल, सिर्फ प्रिंसिपल के लिए, नॉट द इंटरेस्ट। अगर पहला ऑप्शन लिया जाए तो स्टेट वेयर एडिशनली अलाउड टू बोरो 0.5% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक साइज फ्रॉम द मार्केट। अगर पहला ऑप्शन लिया जाए कि जिसमें इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी पेड ऑफ थ्रू द एक्सटेंडेड सेस पीरियड, तो स्टेट 0.5% अपने इकोनॉमिक साइज का मार्केट से बोरो करेंगी। यह पूरा जीएसटी का मामला है जो आपके सामने आ रहा है। तो जीएसटी के मामले में क्या है, एक अगर इसको हम इशू को समराइज करते हैं कि 2017 में, आप ये 5-6 पॉइंट लिखिए आपका काम हो जाएगा। 2017 में जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था जुलाई 2017 में, तो यह प्रॉमिस किया गया था कि अगले 5 सालों तक जो भी शॉर्टफॉल होगा जीएसटी में वह सेंटर कंपनसेट करेगा। नंबर 2, इस बार जीएसटी का शॉर्टफॉल हो गया है। अब जीएसटी के शॉर्टफॉल होने के बाद सोल्यूशन क्या है, हमने 2 सोल्यूशन दिया। सोल्यूशन नंबर 1, या तो जो शॉर्टफॉल 1.1 ट्रिलियन रुपीस है उसको बोरो किया जाए और इंटरेस्ट कॉस्ट को पे किया जाए थ्रू द एक्सटेंडेड सेस पीरियड, या दूसरा पूरा का पूरा 2.35 ट्रिलियन को बोरो कर लिया जाए जहां पर सेस विल बी यूज्ड फॉर पेइंग ओनली द प्रिंसिपल नॉट द इंटरेस्ट। अगर पहला हम काम करते हैं कब, जबकि हम 1.1 ट्रिलियन रुपीस बोरो करते हैं जिसका कि इंटरेस्ट हम एक्सटेंडेड सेस पीरियड तक भरेंगे, तब हमको 0.5% ऑफ द इकोनॉमिक साइज ऑफ द स्टेट का अमाउंट बोरो करना पड़ेगा। यह एक पॉइंट हो गया कि जो जीएसटी में यह केंद्र राज्य के मध्य के संबंध का सवाल है। दूसरा जीएसटी सवाल क्या उठ रहा है कि अगर जीएसटी के, अगर कोविड रिलेटेड इश्यूज पर जीएसटी हटा दिया जाएगा तो यह समस्या बड़ी है कि जो कोविड रिलेटेड इशू बेचे जा रहे हैं मार्केट में उस पर आपने जीएसटी हटा दिया तो जो कोलैटरल कॉस्ट है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। यह सवाल आपके केंद्र राज्य संबंधों से उत्पन्न होकर आ रहा है। यह सवाल आपके केंद्र राज्य संबंधों से उत्पन्न होकर आ रहा है। अब सवाल कैसे बनेगा, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों के बारे में क्या प्रावधान है। जीएसटी के शॉर्टफॉल होने के मामले पर केंद्र राज्य के मध्य संबंधों का निपटारा कैसे होगा, आपके अनुसार इस पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। Got it? This is the question you will create. अब आप इस सवाल को आप चाहे जितनी किताब पढ़ें, जितनी किताब आप पढ़ना चाहें, किसी में आंसर नहीं मिलेगा। आप लोगों से यह जो मेंस का क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स का हैंडल क्यों नहीं होता, उसका रीजन सिर्फ एक है। उसका रीजन यह है कि इस तरह के सवालों के बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाती है।
इसीलिए इलाहाबाद का रिजल्ट खराब आता है, क्योंकि इलाहाबाद में अभी भी इलाहाबाद में लोगों को आइडिया नहीं है कि कैसे हम सवालों को हैंडल करें। देखिए बड़ा अच्छा इशू है, हमारे खाने के तेल में एडिबल ऑयल कॉस्टली होता जा रहा है। अब एडिबल ऑयल कॉस्टलियर हो रहा है, इस पर देखिए हम पूरी समझने की कोशिश करते हैं कैसे हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात, एडिबल ऑयल्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर 6 एडिबल ऑयल्स। जो हमारे एडिबल ऑयल के प्राइस, जो हम मेन एडिबल क्या है, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड ऑयल है, वनस्पति है, सोया ऑयल है, सनफ्लावर है, पाम ऑयल है। ये 6 एडिबल ऑयल हैं जिनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और इनके प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है 20 से 56% हुआ है। एक साल में इनके प्राइस में इंक्रीज हुआ है 20 से 56%। अब ये ऑयल में इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? प्राइस में इंक्रीज क्यों हो रहा है? और हम कितना एडिबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं? अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अब एक सवाल क्या बन गया कि हमारा जो एडिबल ऑयल है इसका इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है? हमारी जो राइजिंग इनकम है, उस राइजिंग इनकम के कारण हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो रही है। जो हमारी आय बढ़ रही है, हमारी आय बढ़, इट इज ए परफेक्ट क्वेश्चन ऑफ द ज्योग्राफी और प्लस इकोनॉमिक्स। हमारी जो आय बढ़ रही है, हमारी आय के बढ़ने के कारण हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो रही है, और हमारी फूड हैबिट्स चेंज होने के कारण हमारा जो कंजम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल है यह बढ़ गया है। अब आपके प्री में ही सवाल आ जाएगा, एडिबल ऑयल का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है? एडिबल ऑयल पे सवाल बनाने में ऐसा स्ट्रक्चर करेंगे कि आपको यह आंसर उसमें दिखेगा कि हमारी जो आय बढ़ रही है, उस आय के बढ़ने के कारण हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, हमारी फूड हैबिट चेंज हो रही है, और एडिबल ऑयल का इस्तेमाल बढ़ रहा है। रूरल एरियाज में, गांवों में मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, और जो हमारे रिफाइंड ऑयल्स हैं उसमें इस्तेमाल सनफ्लावर का और सोयाबीन ऑयल का अर्बन एरियाज में होता है। तो फिर क्या हो गया, रूरल एरियाज का एडिबल ऑयल का टेंडेंसी और अर्बन एरियाज का। रूरल एरियाज में मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल होता है, अर्बन एरियाज में सनफ्लावर का और सोयाबीन का। 1993-94 से 2004-5 तक, अब आपको ये डेटा याद होना चाहिए, ये आपके कॉपी में जाना चाहिए। मंथली पर कैपिटा एग्जम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल इंक्रीज फ्रॉम 0.37 kg to 0.48 kg इन रूरल एरियाज। 1993-94 से 2004-5 के बीच मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल इंक्रीज किया फ्रॉम 0.37 kg to 0.48 kg in rural areas and from 0.56 kg to 0.66 kg in urban areas। दोनों एरिया में, रूरल में और अर्बन में, एडिबल ऑयल का इंक्रीज बढ़ा है। यह फिगर एक चीज और बताई, अब नाउ यू डिसेक्ट दिस फिगर, ये फिगर और बताती है कि रूरल एरिया में एडिबल ऑयल का यूज अर्बन एरिया से कम था। रूरल एरिया में एडिबल ऑयल का यूज था 0.37 kg, जो बढ़ के हुआ 0.48 kg। अर्बन एरिया में था 0.56 kg, जो बढ़कर हुआ 0.66 kg। 2011-12 से इसका जो राइस है वो और बढ़ने लग गया, तो 0.67 kg से रूरल एरिया में बढ़ गया 0.85 kg। तो क्या हो गया, 2011-12 के बाद ये और बढ़ने लग गया। अब इससे हुआ क्या, हमारा इस्तेमाल तो बढ़ने लग गया, लेकिन एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। जो डोमेस्टिक सोर्स है वह बहुत शॉर्ट है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है एडिबल ऑयल का।
तो हमारी एडिबल ऑयल पे डिपेंडेंसी है, हमारी एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है। 2019-20 में जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल थी फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स क्या है? ऑयल सीड, जिसमें मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है। सेकेंडरी सोर्स क्या है? कोकोनट है, ऑयल पाल्म है, राइस ब्राउन है और कॉटन सीड है। वॉज ओनली 10.65 मिलियन टन्स। हमारी टोटल डिमांड कितनी है? 24 मिलियन टन्स। तो नाउ वी गॉट दिस एग्जैक्ट पॉइंट कि हमारे पास एडिबल ऑयल को लेकर समस्या क्यों है, कि हमारी डोमेस्टिक सप्लाई 10.65 टन्स है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक सप्लाई की जो मांग है, सप्लाई है 10.65 टन्स है, हमारी रिक्वायरमेंट है 24 मिलियन टन्स। तो गैप कितना है? 13 मिलियन टन का गैप है। इसमें 13 मिलियन रेगुलेटरी, भैया अंशुमान मिश्रा, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो ना आप, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो आप। अगर मैं आपको रेगुलेटरी फॉरबेरेंस पढ़ाऊं तो मतलब इसको मैं बंद कर दूं पहले। आप लोग जो पढ़ा वो पढ़ाया जाओ। मैं एक हफ्ते की न्यूज़ पे पढ़ाता हूं, एक हफ्ते की न्यूज़पेपर में जो आता है वही पढ़ाता हूं, वही एग्जाम में आएगा। आप लोगों के सिलेक्शन होने का कारण यह है कि आप लोगों के पास एक माइंड का कंसंट्रेशन नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है वो आप नहीं पढ़ रहे हो। आप क्या लिख रहे हो? रेगुलेटरी फॉरबेरेंस एक्सप्लेन करो। इसका मतलब क्या हो गया? लेक्चर आप सुन ही नहीं रहे हो, और ये लेक्चर एग्जाम में आएगा, आपके किसी न किसी एग्जाम में आएगा ये। तो क्या हो रहा है? इंडिया का एक गैप है, इंडिया का 13 मिलियन टन का गैप है। तो एक दो चीज क्या हो गई? हमारी एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट रूरल एरिया की क्या है, अर्बन एरिया की क्या है। अर्बन एरिया में कौन सा एडिबल ऑयल इस्तेमाल होता है, रूरल एरिया में कौन सा होता है। नंबर 2, हमारी एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारी एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होती है? हमारी डोमेस्टिक सप्लाई शॉर्ट है। हमारी डोमेस्टिक सप्लाई और हमारी नीड में, हमारी डोमेस्टिक सप्लाई और हमारी नीड में 13 मिलियन टन का गैप है। अब वो जो 13 मिलियन का टन का गैप है वो कैसे पूरा होता है? वो हमारे से एक्सपोर्ट से पूरा होता है। अब हम कहां पे आ गए? हमारी एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट एक्सपोर्ट से है, और चूंकि एक्सपोर्ट के कारण हमको, चूंकि एक्सपोर्ट से है और एक्सपोर्ट के कारण एक्सपोर्ट पे हम डिपेंडेंट हैं। अब एक्सपोर्ट की अगर प्राइस बढ़ेगी तो एडिबल ऑयल में हमको दिक्कत आएगी। अब जो इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्राइस है इज बेसिकली ए रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनेशनल प्राइस। नाउ वी कम ऑन द एग्जैक्ट पॉइंट कि हमारा एडिबल ऑयल कॉस्टली क्यों हुआ है। सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमारा इंटरनेशनल प्राइस जो है वो बढ़ गया है, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। इंडिया का जो 56% जो डोमेस्टिक डिमांड है, वह 56% डोमेस्टिक डिमांड इंपोर्ट से पूरा होता है। और जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो बट नेचुरल है हमारे एडिबल ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। तो एक जो एडिबल ऑयल, दूसरी बात क्या है? ये एक पॉइंट हुआ। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज ए शिफ्टिंग ऑफ एडिबल ऑयल फ्रॉम फूड बास्केट टू फ्यूल बास्केट। एडिबल ऑयल हुआ करता था फूड बास्केट में, इसको फूड बास्केट से फ्यूल बास्केट में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे क्या हो गया? फूड बास्केट से जब फ्यूल बास्केट में शिफ्ट हो गया तो उसका इस्तेमाल रिन्यूएबल फ्यूल में होने लगा। तो जो सोयाबीन है उसका इस्तेमाल रिन्यूएबल फ्यूल में होने लग गया। यूएस, ब्राज़ील ऐसी कंट्रियां इसका इस्तेमाल करने लग गई फ्यूल के लिए। तो इससे क्या, जब आपने बास्केट चेंज कर दिया, क्या आपने फूड बास्केट से फ्यूल बास्केट में कर दिया, और फ्यूल बास्केट और इसका इस्तेमाल एनर्जी के लिए होने लग गया, तो बट नेचुरल है इसका करेक्टर चेंज हो गया और इसकी प्राइस चेंज हो गई। दूसरा क्या है? बाइंग बाय चाइना।
हम चाइना से बाई करते थे। और लेबर इशू इन मलेशिया, अदर फैक्टर क्या है, इंक्लूड्स बाइंग बाय चाइना, लेबर इशू इन मलेशिया, द इम्पैक्ट ऑफ ला नीना ऑन पाल्म एंड सोया प्रोड्यूसिंग एरियाज, एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन क्रूड ऑयल इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये 4 पॉइंट और हो गए कि ला नीना का इंपैक्ट आ गया, चाइना से हम परचेस करते वो समस्या थी, मलेशिया में लेबर का इशू आ गया, और हमारा इंडोनेशिया और मलेशिया पर हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है क्रूड पाम ऑयल पे, क्योंकि इन देशों ने कश्मीर के मामले में एक अलग दृष्टिकोण ले लिया था। अब इन समस्याओं के बाद हमारे पास रास्ता क्या है सॉल्व करने का? एक, टू लोअर द इंपोर्ट ड्यूटीज। अगर इंपोर्ट ड्यूटीज को लोअर कर दिया जाए, अगर इंपोर्ट ड्यूटीज को लोअर कर दिया जाए तो एक समस्या सॉल्व हो सकती है। दूसरा, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाया जाए जो इसके उत्पादन में मदद करे, और गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे एडिबल ऑयल को और मेक अवेलेबल करे दीज टू द पुअर अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ एडिबल ऑयल। ये पेपर में यह न्यूज़ भरी रहती है, आप लोग देख नहीं पाते होंगे, आप लोग तब ध्यान देना। एडिबल ऑयल के बारे में अक्सर पेपर लिखता रहता है। देखिए, यूपीएससी के एग्जाम में बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि कोचिंग के नोट्स क्या होते हैं। आप लोग याद रखिए, कोचिंग के नोट्स को रूल आउट करते हैं, उनको पता है गूगल में क्या होता है। मैं आपको एक क्लू देता हूं, जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, आप गूगल से उत्तर तलाशने की कोशिश करिएगा, उसी दिन बता रहा हूं मैं, आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। 10, 15, 20 दिन बाद आपको उत्तर मिल जाएगा। क्यों? तब तक बहुत लोग गूगल कर देते हैं। तो जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन गूगल फेल होता है। अगर आपको गूगल दे दिया जाए तब भी आप उस सवाल को हल नहीं कर सकते हो। कोचिंग के नोट्स पे लोग वॉच रखते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कोचिंग में जाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बेसिक नॉलेज हो सकती है, लेकिन उनके जो नोट्स मतलब कोई खास फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि उसको डिस्काउंट कर देते हैं। अब एडिबल ऑयल पे सवाल क्या क्या बन सकते हैं? अब एडिबल ऑयल पे सवाल क्या क्या बन सकते हैं? एक, एडिबल ऑयल्स क्या क्या हैं? आप मेरे क्वेश्चन जरूर नोट किया करिए। एक, एडिबल ऑयल्स क्या क्या हैं? नंबर 2, एडिबल ऑयल में रूरल और अर्बन खपत क्या क्या है? नंबर 3, एडिबल ऑयल में किस राज्य में सबसे ज्यादा है? नंबर 4, एडिबल ऑयल्स के लिए कौन सा कहते हैं वातावरण, क्लाइमेट, कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण होती है? अगला, एडिबल ऑयल को हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? अगला, एडिबल ऑयल के हमारे कंजम्पशन और हमारे उपयोग में कितना गैप है? अगला, एडिबल ऑयल की प्राइस का राइज क्यों हो रहा है? अगला, ला नीना किस तरह से एडिबल ऑयल पर इंपैक्ट कर रहा है? अगला, सरकार किस तरह से एडिबल ऑयल पर लोगों की मदद करे? आप कोई सवाल एडिबल ऑयल पे बनाओ, कोई सवाल बनाओ, इसके बाहर से नहीं आएगा। आपको जो सवाल बनाना हो आप बना लो। चलो हम एक करते हैं इशू अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान पे एक आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन आता है वो 100% करंट अफेयर होता है, 100%। उसमें एक भी सवाल करंट अफेयर के बाहर से नहीं होता है। हम करते हैं अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में इशू क्या है? अफगानिस्तान से यूएस की फोर्सेस विड्रॉ कर रही हैं सितंबर 11 को। इट इज सिंपल फैक्ट कि 11 सितंबर को यूएस की फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रही हैं। यह सवाल, यह जो न्यूज़ है, यह किसी काम की नहीं है, इस पर कोई सवाल नहीं बनेगा कि अफगानिस्तान की फोर्सेस विड्रॉ कर रही हैं,
किस डेट को कर रही हैं, कब कर रही हैं। सवाल बनेगा इसके इम्पैक्ट पर कि अफगानिस्तान के से यूएस फोर्सेस के विड्रॉ होने से क्या क्या फर्क पड़ेंगे। और हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन को एनालाइज करते समय भारत का उस पर पड़ने वाला असर, इसको आप डिटेल में एग्जामिन करिएगा, क्योंकि ये सवाल में जरूर रहेगा। अगर नहीं भी होता है तो भी लिखने का है, 99% सवाल में रहेगा। अगर नहीं रहता है तो भी आपको उसको लिखना ही लिखना है। इंटर रिलेशन के बारे में मैं फिर रिपीट करूंगा कि इंटरनेशनल रिलेशन आप किसी कुंजी किताब से तैयार नहीं कर सकते हैं। यू प्रिपेयर इंटरनेशनल रिलेशन ओनली वाया द न्यूज़पेपर। आई हैव डिवोटेड वन डे इन द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लेक्चर ओनली ऑन द करंट अफेयर्स बिकॉज आई नो कि आप ज्यादातर हिंदी माध्यम के छात्र हो, अंग्रेजी के पेपर नहीं पढ़ पाते हो। अंग्रेजी की पेपर इतना पढ़ना जरूरी भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ आई कैन हेल्प यू, क्योंकि बगैर न्यूज़पेपर को कंट्रोल किए आईएएस बनना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। आप लोग अगर न्यूज़पेपर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आईएएस बनने का ख्वाब छोड़ दो। डोंट गिव द एग्जाम। You give the exam only and only when you can control the newspaper as I am controlling. तो 11 सितंबर को अमेरिका की फोर्सेस 2 दशक के बाद अफगानिस्तान से जा रही हैं। 2 मेजर फोर्सेस has failed in अफगानिस्तान। फर्स्ट द यूएसएसआर जो 1988-89 में वहां से बाहर चली गई थी। दूसरा अमेरिका। इन दो इतनी बड़ी पावर के फेल हो जाने से एक निष्कर्ष क्या रहा है, अफगानिस्तान की समस्या को आप बल से नहीं सुलझा सकते हो। अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस जाने का नुकसान यह होगा भैया संदीप यादव, पीजी वालों के लिए एडमिशन फॉर्म कब से, ये सब क्या करते हो भैया? आईएएस का क्लास है, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। सुनो ना यार, आप लेक्चर क्यों डिस्टर्ब करते हो बीच में? बिना आपको आईएएस नहीं देना मत दो ना, आप यहाँ लोगों को पढ़ने दो जो लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन चैनल थोड़ी है कि एडमिशन कब होगा। तो जो यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रही हैं, उससे एक नुकसान क्या होगा, जो अफगानिस्तान में एक लिबरल पावर्स हैं, जो लिबरल फोर्सेस हैं, वो कमजोर होंगी। जो अफगानिस्तान की प्रेजेंट घानी गवर्नमेंट है, यह एक लिबरल गवर्नमेंट है और पिछले इतने दशकों से महिलाओं और लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष हुआ है, वह संघर्ष समाप्त हो सकता है। उसका कारण क्या है कि जो तालिबान हैं वह एक रिएक्शनरी पावर है, वह प्रतिगामी है। और वह लोग जो अफगानिस्तान में इतने संघर्ष के बाद लोकतंत्र या महिला के अधिकारों की जो एक बहाली हुई है, वह बहाली समाप्त हो जाएगी। जो अफगानिस्तान में पीस है वह निगोशिएट नहीं हो पा रहा है। अमेरिका एक ये सोच थी कि पहले वहां पर पीस निगोशिएट हो जाए, तालिबान और प्रेजेंट गवर्नमेंट के बीच एक वहां सरकार बन जाए, तब वहां से अमेरिकी फोर्सेस जाए। ये नहीं हो पाया। तो अमेरिकी फोर्सेस लीव कर रही हैं विदाउट मेकिंग अ नेगोशिएशन बिटवीन द तालिबान एंड द अफगान गवर्नमेंट। जब अमेरिकी फोर्सेस चली जाएंगी तो उसका फर्क क्या आएगा कि तालिबान शहर दर शहर जीतना शुरू करेंगे। अभी हाल में उन्होंने एक डैम पर कब्जा कर लिया है जहां से इरिगेशन वाटर आता है और ड्रिंकिंग वाटर आता है। तो एक क्या होगा, अगर अभी हाल में जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ है, एक मल्टीपल ब्लास्ट हुए हैं गर्ल्स के स्कूल के पास, तो महिलाओं के भविष्य की सुरक्षा का प्रयास का जो एक आतंक है अभी से स्टार्ट हो गया है। अब देखिए पाकिस्तान, अब नाउ अंडरस्टैंड द नेशन वाइज द इंपैक्ट ऑफ दिस अफगान पॉलिसी। सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का होगा। कैसे होगा? जब तक अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान में थीं, तब तक लॉजिस्टिक और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर बहुत निर्भर हुआ करता था।
पाकिस्तान अमेरिका की उस निर्भरता को समझते हुए, पाकिस्तान अमेरिका की उस निर्भरता को समझते हुए अमेरिका को एक पॉन की तरह इस्तेमाल करता था। अमेरिका, पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी बार्गेनिंग पावर थी क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर की घटनाओं को संचालित करने के लिए, इस रीजन पे अपनी उपस्थिति को एक सशक्त ढंग से रखने के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर बहुत आश्रित था। इस अमेरिका की पाकिस्तान पर आश्रित होने के कारण पाकिस्तान अमेरिका से अपने मन के बहुत से कार्य करा लेता था। लेकिन जैसे ही अमेरिकी फोर्सेस वहां से चली जाएंगी, पाकिस्तान के पास जो एज है वह एज खत्म हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं अमेरिकन फोर्सेस का अफगानिस्तान से विड्रॉल पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदायक हो रहा है। तो जो 2 दशकों से पाकिस्तान की इतनी बड़ी से बनी हुई थी अमेरिका के ऊपर, चूंकि अमेरिका पाकिस्तान पर आश्रित था इस एरिया में अपनी गतिविधियों को लेकर, वह पाकिस्तान का नुकसान हो गया। दूसरा, उस कारण से पाकिस्तान बहुत से इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करता था और बड़े इकोनॉमिक कोऑपरेशंस प्राप्त कर जाता था। तो पाकिस्तान कैन नॉट कीप अमेरिका इन्वेस्टेड इन हिज कंट्री ऑन मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रंट विदाउट पार्टनरिंग विद द यूएस टू इंश्योर ए यूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर इन काबुल। पहले जो पाकिस्तान जो चाहे सो कर लेता था, अब पाकिस्तान अमेरिका से कोई भी मिलिट्री, इकोनॉमिक और सोसाइटल फ्रंट पर हेल्प नहीं प्राप्त कर पाएगा जब तक वह इस बात का आश्वासन नहीं देगा कि काबुल में स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर करा देगा। और जो अफगान के तालिबान्स हैं, उनका जो प्लेसेंटा है, उनका जो मूल बिंदु है वह पाकिस्तान में है। यह अमेरिका भी जानता है, यह अफगान गवर्नमेंट जाती है। तो पाकिस्तान पर एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी अमेरिका डालेगा कि आप स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर अफगानिस्तान में कराओ। इट्स क्लियर और नॉट क्लियर? इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? देन आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बिडेन क्या चाह रहे हैं? जो लड़के इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस में रखते हैं उनको भी काम हो जाए। देखिए, ऑप्शनल और जीएस का जो सवाल है एक ही तरह का आता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन चाहते क्या हैं? वो यह चाहते हैं कि तालिबान और अब्दुल गनी का जो गनी का है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, दोनों के मध्य समझौता हो जाए और एक सरकार सम्मिलित रूप से आ जाए। अब तालिबान क्या कर रहे हैं? वह एक रीजनल सपोर्ट पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन से हैं? रशिया, चाइना और ईरान। रशिया, चाइना और ईरान से तालिबान एक रीजनल सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह तीनों देश भी चाहते हैं कि जो इंसर्जेंट ग्रुप है वह मॉडरेट के साथ मिलकर काम करे। अब हम एक बड़ा सवाल ये उठता है कि चाइना क्यों चाहता है कि यूएस फोर्सेस बगैर समझौता किए न जाएं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि चाइना और अमेरिका दो राइवल फोर्सेस हैं। दो राइवल फोर्सेस भी ये चाह रही हैं। चाइना एक राइवल फोर्स होने के बाद भी चाह रहा है कि अमेरिका अपने ट्रूप्स को विड्रॉ न करे। क्यों? अगर अमेरिका का ट्रूप विड्रॉ हो जाएगा तो चाइना पर अफगानिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों का सीधा प्रभाव आएगा। बीजिंग जो है वुल्नरेबल हो जाएगा आतंकवादी घटनाओं के लिए, और जो जियांगजिंग प्रोविंस है वहां पर अनरेस्ट हो सकता है। तो चाइना यह चाहता है कि अफगान सेंट्रिक नेगोशिएशन हो, जहां पर अफगान में शांति की स्थापना हो। इसीलिए चाइना ने ऑफर किया था कि अफगान के सारे गुट चाहें तो चाइना अपने यहां उनका पीस कॉन्फ्रेंस करा सकता है।
भारत क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि वह अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल पीस प्रोसेस हो। भारत चाहता है ऐसा पीस प्रोसेस हो जिसमें अफगानिस्तान सबसे महत्वपूर्ण हो, चाहता बाहरी देशों का हस्तक्षेप कम हो, तो अफगान ओन हो, अफगान कंट्रोल्ड हो, वैसा पीस प्रोसेस हो। और जो भारत चाह रहा है कि अगर तालिबान डोमिनेट कर गए काबुल में तो वह पाकिस्तान के द्वारा डिक्टेट हो जाएंगे, क्योंकि तालिबान का जो सारा फोर्स है वो पाकिस्तान से चलता है। तो अगर तालिबान अफगानिस्तान में डोमिनेट कर गए तो सारी पॉलिसी अफगानिस्तान की कश्मीर से पाकिस्तान से डिक्टेट होगी। और भारत और पाकिस्तान के संबंध इस तरह से हैं कि वो पॉलिसी भारत के अगेंस्ट हो सकती है, जबकि इस समय अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो भारत के फेवर में है और भारत के इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में लगे हुए हैं, इसलिए भारत चाहता है कि उसके इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा बनी रहे। तो भारत की बड़ी इच्छा है कि वहां पर एक पीस प्रोसेस हो जाए। तो एक भारत चाहता है भारत ने बात की क्या है? डबल पीस प्रोसेस की। व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज डबल पीस? विद इन द अफगानिस्तान एंड आउटसाइड अफगानिस्तान। इंडिया वांटेड द डबल पीस, द पीस विद इन अफगानिस्तान, पीस आउटसाइड अफगानिस्तान। जबकि भारत एक पेरिफेरल प्लेयर है, भारत बड़ा प्लेयर नहीं होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भारत और पाकिस्तान आपस में संबंधों को ठीक करें। कोई भी जो संबंध, जो तनाव भारत पाकिस्तान के बीच है, अगर वो कम होगा, चाहे वो भारत उसकी शुरुआत करे या पाकिस्तान करे, यह एक असर डालेगा अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में। पाकिस्तान का एक डायरेक्ट स्टेक है अफगानिस्तान में, इसलिए कोई भी पीस प्रोसेस अगर ठीक चलेगा तो उसका फॉल आउट पाकिस्तान पर होगा। अफगानिस्तान के अंदर उठने वाली आतंकवादी घटनाओं का असर पाकिस्तान पर भी होगा। तो जो अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई अनरेस्ट होता है, कोई पीस टूटती है, वह पीस पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेगी। It is an analysis of the Afghanistan issue. Now how this will not come in your prelims, this will come mainly in the mains, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। अब आप इसको कैसे देखेंगे? How you will say? You can see it via, सवाल कैसे बनेगा? अफगानिस्तान की समस्या क्या है? अमेरिकी फोर्सेस के विड्रॉ होने के बाद पूरे पीस, रशिया पर इंपैक्ट नहीं आएगा, रशिया पर नहीं आ रहा, इसका इंपैक्ट चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 4 पे आ रहा महत्वपूर्ण। सवाल क्या बनेगा? अमेरिकी फोर्सेस के विड्रॉल के बाद, अमेरिकी सेनाओं के जाने के बाद इस क्षेत्र की, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं के जाने के बाद इस क्षेत्र की स्थिरता, इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? चाइना, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में इसकी विवेचना करिए। क्लियर हुआ? इट्स क्लियर और नॉट क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? एक और देखते हैं नेपाल की समस्या। अभी हाल में नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। ओली ने एक बहुत बड़ी डिमांड वहां एक्सेप्ट की है। उन्होंने जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी मधेशिया कम्युनिटी की, उसको रिवर्स करने की बात कही है। अब मधेशिया कम्युनिटी जो थी उसको डिनाई किया गया था। जो मधेशिया कम्युनिटी थी उसके बच्चों को सिटीजनशिप नहीं दिया जा रहा था अगर मदर नेपाली है और उसका हस्बैंड फॉरेनर है, तो यह इंडिया पर सीधा इम्पैक्ट था। मधेशिया
इसका मतलब हमारे पड़ोसी देशों को ही माना जाए। मैं समझा नहीं, समय से मीन आपका समान। सर जी इसका मतलब हमारे पड़ोसी देशों को ही माना जाए, क्या माना है पड़ोसी देशों को? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका सवाल। तो एक जो प्रोविज़न था कि अगर नेपाली लड़की अपने किसी विदेशी व्यक्ति से विवाह करेगी तो उससे उत्पन्न होने वाला जो बच्चा होगा उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। यह सीधा सीधा भारत पर असर डाल रहा था। ओली ने क्या किया, इस प्रोविज़न को रिजर्व कर दिया। तो मोटा मोटी तौर पे क्या किया, इस प्रोविज़न को चेंज कर दिया। तो यह प्रोविज़न क्या हो गया, यह प्रोविज़न भारत के फेवर में आ गया। अब नेपाली अगर हम राजनीति को समझें तो नेपाली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वह डोमिनेट करती हैं हायर कास्ट से, और जो हायर कास्ट हैं वह हिल्स के लोग हैं, उनको बोलते हैं पहाड़ी। तो नेपाली जो राजनीति है वह पहाड़ियों के द्वारा संचालित होती है, और जो एक वाइड स्प्रेड अनरेस्ट था, जो महादेशिया लोगों को इक्वल राइट नहीं दिया जा रहा था, उसको इस सिटीजनशिप के साथ देने की कोशिश की। तो जो एबॉलिशन, जब वहाँ पर इस इशू के बाद अगर हम पीछे जाएं तो नेपाल में मोनार्की एबॉलिश की गई। एक हमेशा अफवाह ये उड़ती है कि भारत मोनार्की को वापस लेना चाह रहा है। इंडिया को क्या करना चाहिए इस समस्या के बाद? इंडिया को क्या करना चाहिए? भारत और नेपाल के संबंध कैसे सुधरे? क्योंकि ये इशू छोटा है, बड़ा इशू नहीं है भारत नेपाल का। तो वहाँ पर जो मदेशिया लोगों को सिटीजन के बच्चों को सिटीजनशिप राइट दिया गया, उसके बाद भारत क्या क्या करे? 5-7 पॉइंट आप लिखिए, इसी काम आ जाएगा। भारत क्या करे? फुल्ली एंगेज करे विथ नेपाल एट ऑल लेवल अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। इंडिया का वाइटल स्टेक है नेपाल भारत के संबंधों को ठीक करने के लिए, क्योंकि चाइना लगातार नेपाल में घुसने की कोशिश करता है। जो इंडिया का एंगेजमेंट है विद नेपाल तराई बेल्ट, और उसका जो लार्ज महादेशी पॉपुलेशन है, उसको ध्यान में रखकर भारत को नीति बनानी चाहिए। हमारा एंगेजमेंट कैसे हो? वो हर लेवल पे हो, नेपाली सिटीजन से हो, हमारे वहाँ के सरकार से हो, क्योंकि हमारी कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड बहुत मिलती है। तो पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट जो है, पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट, दोनों हमको करने की कोशिश करनी चाहिए। जो पीपुल टू पीपुल लिंक है दो कंट्री के बीच में, यह बहुत अनमैच्ड है। अगर हम किसी और देश से तुलना करें, अगर हम चाइना से करें, तो भारत का और नेपाल के लोगों का जो संबंध है, जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, वो चाइना की तुलना में बहुत बेहतर है। तो भारत, सवाल क्या बनेगा? भारत नेपाल संबंधों को कैसे सुधारा जाए? भारत नेपाल पर सीधा सवाल नहीं आएगा, भारत के पड़ोसी देशों पर सवाल आएगा। भारत को अपने पड़ोसी देशों से पे सवाल आए, उसमें नेपाल आ जाएगा। एक सवाल अंशुमान मिश्रा का है कि क्या भारत को अपने भारी निवेश को प्रोटेक्ट करने तालिबान से भी बात करनी चाहिए? यस, करनी चाहिए। देखिए, तालिबान से बात करना सबकी मजबूरी हो चुकी है, बिकॉज तालिबान होल्ड ए मेजर फोर्स इन अफगानिस्तान। इस बात पर तो सहमति बनी चुकी है कि तालिबान सत्ता के भागीदार हों। तालिबान क्या बोल रहे हैं? हम अकेले सत्ता के भागीदार होंगे। तालिबान एक बहुत बड़ी फोर्स है अफगानिस्तान में। तालिबान को इग्नोर करके आप कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो भारत को तालिबान से बात करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता ही नहीं है। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि बगैर तालिबान से बात किए आप वहां पर आगे की राजनीति नहीं कर सकते हो। कोई भी विदेशी संबंध अफगानिस्तान का, चाहे जिस देश का हो, बगैर तालिबान को कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं हो सकता है, बिकॉज तालिबान आर गोइंग टू बी पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट। आइदर दे आर फुल पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट आर दे विल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देयरफॉर यू हैव टू टॉक टू द तालिबान। कोई ऑप्शन बचा ही नहीं रह गया है कि आप तालिबान से बात करें या बात न करें।
देखिए 3-4 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, मैं आपको लाइन बता कैसे आप आंसर लिखेंगे। जो इंडिया और यूएसए के बीच संबंधों की स्थापना हो रही है, देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप अपनी डायरी में अलग से लिखिए, जो एग्जाम में जाने ही चाहिए, उसके बगैर जाए आपका आंसर बेहतर हो ही नहीं सकता। अब है क्या, इंडिया शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन से स्ट्रगल कर रही है। नाउ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड द इंडिया एंड यूएस। इंडिया शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन के लिए स्ट्रगल कर रही है, उसके लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए मैन्युफैक्चर के लिए, और जो बाहर जो अमेरिका के पास वैक्सीन है उनको प्राप्त करनी है। तो यह जो इशू है यह डिस्कस हुआ भारत और अमेरिका के बीच, और वैक्सीन कोऑपरेशन एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिलेशन का इशू बन चुका है। तो वैक्सीन और तो अब देखिए अगर भारत और अमेरिका के संबंधों की कभी व्याख्या करनी है तो 4 शब्द याद रखिए: वैक्सीन कोऑपरेशन, कंटेम्परेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस, सपोर्ट फॉर एफिशिएंट एंड रोबस्ट सप्लाई चेन, एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस। ये आप 5 शब्द लिखेंगे ही लिखेंगे। जब भी आप इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप पे आंसर करें 2020-21-22 में, 2021-22 में आप इसको लिखें ही लिखें कि जो हमारा जो रिलेशनशिप है, जो डिस्कशन और किस पे हो रहा है, वैक्सीन कोऑपरेशन, कंटेम्परेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस, सपोर्ट फॉर एफिशिएंट एंड रोबस्ट सप्लाई चेन, बायलैटरल ट्रेड्स। यह शब्द एग्जाम की कॉपी में यही शब्द जाने चाहिए। एग्जैक्ट दिस वर्ड यू राइट, बिकॉज दिस वर्ड वॉज इन द डिस्कशन विद द इंडिया एंड यूएस ऑन द हायर लेवल। तो जो आपका मॉडल आंसर बनेगा, उस मॉडल आंसर में यह निश्चित रूप से होगा। अब यूएस क्या बोल रहा है कि वह 20 मिलियन डोज ऑफ द फाइजर, मोडरेना, जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन को सप्लाई शुरू करेगा, लेकिन वो अभी किसको देगा ये क्लियर नहीं है। भारत को उसमें से प्राप्त करना है। तो 20 मिलियन डोज जो यूएस दे रहा है, बोला है कि मैं 20 मिलियन डोज दूंगा नीडी नेशंस को, भारत भी एक नीडी नेशन है, तो भारत का हिस्सा कितना होगा यह अभी पता नहीं चल रहा है। तो कैसे यह डोज सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे यह क्लियर नहीं है। तो जो इंडिया और यूएस की जो डिप्लोमेसी है, वैक्सीन डिप्लोमेसी, जो वैक्सीन कोऑपरेशन है, उस वैक्सीन कोऑपरेशन में इंडिया के लिए एक बड़ा टास्क है कि इंडिया उस वैक्सीन सप्लाई से एक बड़ी सप्लाई प्राप्त करे। दूसरी बात, पीपुल टू पीपुल टाइज। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, मैं एक एक करके आ रहा हूं। पीपुल टू पीपुल टाइज, शेयर्ड वैल्यूज। यूएस और इंडिया के रिलेशन का फाउंडेशन क्या है? इंडिया और यूएस के रिलेशन का फाउंडेशन है पीपुल टू पीपुल टाइज एंड शेयर्ड वैल्यूज। हमारे साझा मूल्य और व्यक्ति के बीच के संबंध। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं इंडिया और यूएस के बीच में। और जो इंडिया यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो सामरिक हमारा भारत का और अमेरिका का जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो सामरिक संबंध है, जो रणनीतिक संबंध है, उस रणनीतिक संबंध की आधारशिला क्या है? पीपुल टू पीपुल टाइज एंड शेयर्ड वैल्यूज। अगेन दिस वर्ड नीड्स टू बी इन द आंसर शीट। यह शब्द आंसर शीट में जाना ही चाहिए। जो पेंडेमिक का टाइम है, इस पेंडेमिक के टाइम में जो हमारा और यूएस के बीच संबंध का आधार है, वो कहां से आ रहा है? पीपुल टू पीपुल टाइज एंड शेयर्ड वैल्यूज। दैट वाई वी आर क्लेमिंग दैट वी आर क्लोज टू द यूएस शुड हेल्प मी। दूसरी बात, जो हमारा फ्री एंड ओपन इंडो स्पेसिफिक रीजन है,
यह जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन ये फ्री होना चाहिए। यह भी हमारे और यूएस के बीच के एक संबंध की आधारशिला है। और क्लाइमेट चेंज पर जो ग्लोबल लीडरशिप है वह इंडिया और यूएस एक साथ प्रोवाइड करेगा। अब देखिए, मैं एक एक करके आ रहा हूं। यही आंसर जानना चाहिए कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध कैसे विकसित होंगे, भारत और अमेरिका के बीच संबंध किस तरह के हैं, उन संबंधों को कैसे व्याख्यात किया जाए। तो हमारा जो पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट है, हमारा वैल्यूज है, वह यूएस और इंडिया के पार्टनरशिप का एक बेसिक आधार है। इस बेसिक आधार के आधार पर हम पैंडेमिक को और क्लाइमेट के इशू को हल करेंगे। हम इसको नेतृत्व देंगे। ये लाइन मेरी नहीं है, यह लाइन भारत और अमेरिका के संबंधों के बाद दी गई है। यह आप बिल्कुल याद रखिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। हमारा जो पीपुल टू पीपुल टाई है और जो हमारे शेयर्ड वैल्यूज हैं, हमारे मूल्य, हमारी नैतिकताएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, वह हमारे और अमेरिका के संबंधों के आधारभूत स्तंभ हैं। दे आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर रिलेशनशिप। और यह फाउंडेशन स्टोन ऑफ रिलेशनशिप कहां जाएगी? हम पैंडेमिक को खत्म करेंगे और क्लाइमेट पर हम लीडरशिप देंगे। यह भारत और अमेरिका के संबंधों का एक व्याख्यान है। और जो हमारी भावी रणनीति विकसित होगी, वॉट एवर द स्ट्रेटजी वी विल डेवलप फर्दर ऑन, वह हमारी इस आधार पर आधारित होगी और हम कंटेम्परेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस को समझकर काम करेंगे। हम कंटेम्परेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस के आधार पर आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करेंगे। Got it? Anyone has any confusion? Tell me fast if has the confusion. Confusion है तो आप बोलें, otherwise we should move on the next. Very good. Anyone else? किसी और को कोई समस्या? वेरी गुड। चलिए हम लोग आते हैं, एक टॉपिक और करते हैं, हम थोड़ा पॉलिटी भी कर लेते हैं आज। लेट्स डू द बिट मंडल कमीशन। मंडल कमीशन हम करना क्यों चाह रहे हैं, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा मंडल कमीशन में इतना इंटरेस्ट क्यों है, हमारा आर्टिकल 16(4) को लेकर इतना इंटरेस्ट क्यों है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मराठा रिजर्वेशन आर्टिकल 16(4) से इनिशिएट हो रहा है। जो संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 है, वहां से मराठा रिजर्वेशन इनिशिएट हो रहा है। तो जो मंडल कमीशन है, वह मंडल कमीशन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अपॉइंट किया गया था। तो मंडल कमीशन हैज बीन इनिशिएटेड वाया आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 340 का ध्यान रखकर 1979 में मंडल कमीशन बना। उस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन ने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27.5% आरक्षण दिया जाए। उस आरक्षण को देने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना जजमेंट दिया। तो लेट्स डिस्कस ए मंडल कमीशन इशू ए बिट डिटेल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि मंडल कमीशन इशू कहां तक जा रहा है। अब उस मंडल कमीशन के बाद नरसिंहा राव की सरकार ने एक काम और कर दिया। उन्होंने 10% आरक्षण दे दिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। तो जो 10% आरक्षण इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया गया, वहां से समस्या शुरू हो गई और मामला सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज कर दिया गया। अब यह जो आर्टिकल 16(4) है, आप जरा संविधान खोलिए, यू रीड आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4) कंटेम्पलेट करता है और वह कहता है कि जो आर्टिकल 16(4) में जो प्रोविजंस हैं, जो मेजर्स हैं
can be provided not only by the parliament legislation but also through the executive instruction। तो आर्टिकल 16(4) में जो मेजर दिए गए हैं कि जो आप बैकवर्ड क्लासेस को लेकर आप कोई सुविधा प्रदान कर सकते हो, उसके लिए किसी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की आवश्यकता नहीं है, वह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आर्टिकल 16(1) है वह एक क्लास के फेवर में बात करती है। इफ रीड आर्टिकल 16(1), आप देखें तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। There shall be equality of opportunity for all citizens matters relating to employment or appointment of any office under the state। तो इसमें एक वर्ड क्या है, सिटीजन हो गया। तो जो एक क्लासिफिकेशन है में इन्वॉल्व रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और वैकेंसीज एज द केस में भी, अगर हम इसको देखें तो अंडर आर्टिकल 16(1) अपॉइंटमेंट्स एंड और पोस्ट कैन बी रिजर्व इन फेवर ऑफ ए क्लास। यू डोंट नीड टू गो ऑन आर्टिकल 16(4). You can give by the article 16(1) only also. It is the opinion of the Supreme Court. आर्टिकल 16(4) क्या बोलता है, वो परमिट करता है रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। अगर आप 16(4) पढ़ें तो आपको एक शब्द मिलेगा, इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स not adequately represented in the service under the state। These two are the very crucial keywords to explain the reservation of the backward classes। इसी का सहारा लेकर मराठा रिजर्वेशन आया था। तो आर्टिकल 16(4) परमिट करता है रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो आपके सिटीजन हो। तो रिजर्वेशन फॉर अदर क्लासेस अगर आप देखें तो 16(1) में रिजर्वेशन फॉर अदर क्लासेस, 16(4) में रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यू गॉट इट। कोड का इंटरप्रिटेशन क्या है कि 16(1) में रिजर्वेशन फॉर अदर क्लासेस, लेकिन 16(4) में रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। तो जो ओपिनियन है कि रिजर्वेशन कैन बी प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ रिजर्वेशन इटसेल्फ अंडर आर्टिकल 16(4), देयर इज नो नीड टू फॉल बैक अपॉन 16(1). जो रिजर्वेशन है वह आप 16(4) में दे सकते हो, कोई जरूरत नहीं है 16(1) को फॉल बैक करने की। इवन अंडर आर्टिकल 16(1) रिजर्वेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन। Just see the difference in the 16(1) and 16(4). जो कोर्ट में वो मामला उठा, कहा गया कि अंडर आर्टिकल 16(1) रिजर्वेशन कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट अंडर द ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन। 16(1) और 16(4) समझने की कोशिश करिए थोड़ा से। मैं मराठा रिजर्वेशन को लेकर आ गया हूं, समझ को 16(1) एंड 16(4) कि 16(1) में आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया मात्र पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट हैज रूल्ड आउट द रिजर्वेशन ओनली। 16(4) इज टॉकिंग अबाउट द सोशल बैकवर्डनेस। जो सोशल बैकवर्डनेस कैसे है? सोशल बैकवर्डनेस एक इंटरकनेक्शन है, एक इंटीग्रल कनेक्शन है किसके बीच? कास्ट, ऑक्यूपेशन, पॉवर्टी एंड सोशल बैकवर्डनेस। 4 चीज आप लिखिएगा एग्जाम में। If the backward class issue or the reservation is going to be in writing, you what said? एक कनेक्शन है किसके किसके बीच? कास्ट, ऑक्यूपेशन, पॉवर्टी एंड सोशल बैकवर्डनेस। इन चारों को लेकर आप बैकवर्डनेस को डिसाइड करिएगा। सोशल, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आर क्लोजली इंटरलिंक्ड इन कॉन्टेक्स्ट।
भारतीय परिवेश में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन आपस में जुड़ा हुआ है। और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास है, कास्ट में बी यूज एज ए क्राइटेरिया, बट कास्ट एलोन कैन नॉट बी क्राइटेरिया। अगेन रिपीटिंग, caste may be used as a criteria, but caste alone cannot be used as a criteria. तो रिजर्वेशन देने के लिए कास्ट को एक क्राइटेरिया के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन कास्ट को एलोन क्राइटेरिया में नहीं देख सकते हैं। तो जो बैकवर्डनेस है अंडर आर्टिकल 16(4) नीड नॉट बी द सोशल as well as educational as in the case of article 15 subsection 4। अब आप आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4, आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 दोनों साथ पढ़िए, आपको दोनों की लैंग्वेज में फर्क दिखेगा। तो जो बैकवर्डनेस है अंडर आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 नीड नॉट बी सोशल एज वेल एज एजुकेशनल as in the case of article 15 subsection 4. There is the difference between these two. Article 16(4) does not have the qualifying words socially and educationally as appearing in article 15 subsection 4. Now we read both together. जो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 में सोशली एंड एजुकेशनली शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 में नहीं है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स रीडिंग ए लिमिटेशन इनटू द बेनिफिशियल प्रोविजन लाइक आर्टिकल 16(4)। जब आप 16(4) को एक बेनिफिशियल प्रोविजन के रूप में पढ़ते हैं, तो बैकवर्डनेस contemplated by article 16(4) is mainly a social backwardness. It is mainly a social. Got it? Article 16(4) is mainly a social backwardness. दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है 16(4) में adequate representation, नॉट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहां से वह कॉन्सेप्ट आया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, बिकॉज द वर्ड यूज इन 16 सबसेक्शन 4 इज एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, नॉट द प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन। देयरफॉर यू कैन नॉट से दैट द पोस्ट नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। The post need to be distribution as the concept of the adequacy. Next concept, the vertical and horizontal reservation. What is the vertical reservation? What is the horizontal reservation? जो 50% है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। अब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है? जैसे फिजिकली हैंडीकैप का है, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है कि जो 3% फिजिकली हैंडीकैप को दिया गया है वह हर कोटे में अलग अलग जाएगा। जनरल का 3%, एससी का 3%, एसटी का 3%, ओबीसी का 3%। तो जो फिजिकल हैंडीकैप कोटा है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो एक और कॉन्सेप्ट क्या हो गया? व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड व्हाट इज द वर्टिकल रिजर्वेशन। अब कुछ केस लॉज हुए थे जिसको इन्होंने और रूल कर दिया। केस लॉ को जानने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। जो देवदासन के केस का रूल था उसको कोर्ट ने और रूल कर दिया। हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, कैरी फॉरवर्ड रूल। रिजर्व पोस्ट रिमेनिंग अनफुलफिल्ड इन 1 year may be carried forward to the next year, but subject to the overall limit that overall reservation in any 1 year not to more than 50%। तो जो कोर्ट ने एक सिग्निफिकेंट पॉइंट मूव किया, नॉट टू अप्लाई द रूल ऑफ रिजर्वेशन टू प्रमोशंस अंडर आर्टिकल 16(4). रिजर्वेशन इज permissible only at the entry level,
16(4) एंट्री लेवल पर रिजर्वेशन की बात करता है। तो कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंची है कि अगर हम 16(4) और 335 की कंबाइंड रीडिंग करें तो एफिशिएंसी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा, कोर्ट ने और क्या रंगाचारी को उसको उसने कहा था कि विच द लास्ट कहा कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इट वुड बी ऑपरेटिव ओनली द प्रोस्पेक्टिव एंड वेयर एवर रिजर्वेशन हैज बीन प्रोवाइडेड प्रमोशन इट वुड कंटिन्यू फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर ओनली। ये दो महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने कही। कुछ पोस्टों के लिए रिजर्वेशन ओवर रूल कर दिया, जिसमें डिफेंस सर्विसेज थी, टेक्निकल पोस्ट थे, रिसर्च के पोस्ट थे, टीचिंग में प्रोफेसर की पोस्ट थी, सुपर स्पेशलिटी मेडिसिन में थी, पोस्ट ऑफ पायलट थी, इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया में। उन्होंने इस तरह की कुछ इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी। कोर्ट ने 10% जो आरक्षण था, जो नरसिंहा राव की सरकार ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया दिया, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जो ओबीसी की लिस्ट बनाई जाए उसका पीरियोडिकल एग्जामिनेशन किया जाए और 50% की लिमिट को फिक्स कर दिया। तो जो इंदिरा साहनी के केस के बाद, इंदिरा साहनी केस का जजमेंट है, उसके बाद जो एक आउटकम आता है, उन्होंने कास्ट फैक्टर को बैकवर्डनेस के रूप में मानने से इनकार कर दिया। बोला ये सोल नहीं हो सकता है, आप इसको ले लो, लेकिन कास्ट कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया ऑफ द बैकवर्डनेस। और जैसे जैसे कास्ट का इंप्रूवमेंट होता है, आप उसको रिजर्वेशन की, आप उसकी लिस्ट को आप इंप्रूव करते रहो। तो एक बड़ा सिंगल कंट्रीब्यूशन है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने एक सिस्टम फिट किया कैसे आप रिजर्वेशन को आप ध्यान दो। उसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने एक इशू दिया कि जैसे जो आईएएस आईपीएस के बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन न मिले। उन्होंने बड़ा इस तरह सरकार एक क्रीमी लेयर की बात करे। उसके बाद आता है आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 का, जो एक बात कहा गया कि 16(4) एक इनेबलिंग प्रोविजन है, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। यह कॉन्स्टिट्यूशन दिया जरूर गया है, लेकिन यह सरकार का डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट डिस्क्रिशनरी है। और यह आर्टिकल डज नॉट से दैट ओनली दिस आर्टिकल क्या बात करता है कि यह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बात करता है। जो आर्टिकल 341 और 342(1) में, 341 सबसेक्शन 1 और 342 सबसेक्शन 1 फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट एलोन वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन एंड एलोन सेल्फ। जब हम आएंगे मराठा पर तब इस बारे में बात करते हैं कि वहां पर अमेंडमेंट कर दिया गया कि जो प्रोविजन था कि इफ ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी मेक्स ए प्रोविजन where under the benefit of this extended only to such scheduled caste, scheduled tribes which are recognized as such in the relation to that state or union territories। तो यह जो 16(4) था, यह ट्रांजिटरी प्रोविजन था जिसमें कहा गया किस तरह से लिस्ट बनाई जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। यह आपका अमेंडमेंट के पहले फिर 16 सबसेक्शन 4 आया, जिसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात कही गई। जो 4A, जो आप 4A देखेंगे तो 4A बात करता है प्रमोशन में रिजर्वेशन, क्योंकि इंदिरा साहनी परमिट नहीं कर रहा था इसको। तो जो इंदिरा साहनी केस डिड नॉट परमिट ए वारंट रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन। तो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यह ब्रॉड किया गया सबसेक्शन 4A, और इसने अमेंड किया तो पार्लियामेंट ने रिमूव कर दिया कि जो इंदिरा साहनी के केस के बाद से एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट आया था, और उन्होंने कह दिया रिजर्वेशन कैन नाउ अप्लाई नॉट ओनली द इनिशियल रिक्रूटमेंट बट ऑन द प्रमोशन ऑल्सो। तो 16 सबसेक्शन 4A ने प्रमोशन ऑन रिजर्वेशन की बात हमारे सामने ले आकर प्रस्तुत कर दी। उसके बाद आता है सब सेक्शन 4B, जो आता है 81st अमेंडमेंट 2000 से। इस अमेंडमेंट ने अनफुलफिल्ड वैकेंसी के बारे में बात की कि अनफुलफिल्ड जो रिजर्व वैकेंसी है इन एयर आर टू बी कैरी फॉरवर्ड
to subsequent years, and that these vacancies are to be treated as a distinct and separate from the current vacancies during the year. तो जो रूल ऑफ 50% रिजर्वेशन जो बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, is to be applied only to the normal vacancies, not to the backlog or carry forward vacancies. यह आपका कंप्लीट आर्टिकल 16 हुआ. नाउ लेट्स सी कि हाउ द मराठा रिजर्वेशन इज टेकिंग शेप फ्रॉम हियर. लेट्स सी. देखिए, पहली बार हमने मराठा पहले पढ़ाया था, हम इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं आपको कि कैसे मराठा रिजर्वेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है. जो 2018 में 102वां संविधान संशोधन विधेयक आता है. अब देखिए, आप 4-5 आर्टिकल लिखिए. आर्टिकल 338 कैपिटल बी, आर्टिकल 342A, आर्टिकल 335 एंड आर्टिकल 142. इंदिरा साहनी के केस के बाद सारा का सारा मामला चेंज हो गया था. अब जो मराठा रिजर्वेशन आता है, उस मराठा रिजर्वेशन में जो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वह आप खोलिए आर्टिकल 342 कैपिटल ए. You just open Article 342 कैपिटल ए. जस्ट ओपन फॉर मोड, आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि कैसे मराठा रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है. जो आर्टिकल 342A है, वह क्या बोलता है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. यह आया है संविधान संशोधन से 2018 में. द प्रेसिडेंट में तो क्या हो गया कि अब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का डिटर्मिनेशन कौन करेगा? यूनियन करेगा. तो आर्टिकल 342A में अमेंडमेंट के बाद सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? यूनियन करेगा. तो इस आर्टिकल के आने के बाद सेंट्रल लिस्ट नोटिफाई होगी, राज्य के पास उसकी शक्ति नहीं होगी. तो यह जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आ रहा है, उसमें यह आ रहा है कि राज्य लिस्ट को रिवाइज नहीं कर सकता है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यह अमेंडमेंट हुआ है, यह अमेंडमेंट साफ साफ कह रहा है कि स्टेट लिस्ट को रिवाइज नहीं कर सकता है. इसलिए जो स्टेट लिस्ट को रिवाइज कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. दूसरा, जो मराठा है वह सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, क्योंकि मराठा मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी पे है और बहुत से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर मराठा कम्युनिटी से बने हैं. तो उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही कि एक तो क्या कहा कि यह लॉ पार्लियामेंट बना सकता है, लिस्ट पार्लियामेंट बना सकती है. जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का और एसटी का जो आइडेंटिफिकेशन है, उस पर कहा उन्होंने. दूसरा कहा जो डिफिनीशन क्लॉज है, जो आर्टिकल 342A है, यह डिफिनीशन क्लॉज है. तो अगर आप डिफिनीशन क्लॉज से देखें तो डिफिनीशन क्लॉज भी इस बात को कह रही है कि कोई भी अगर लिस्ट बनेगा तो वह केंद्र ही बनाएगा, राज्य नहीं बना सकता है. तो अगर आप आर्टिकल 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को आप देखें या 342A डिफिनीशन क्लॉज को देखें, दोनों क्लॉज कह रहे हैं कि इसको बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, राज्य के पास नहीं है. तो इस बात को कहते हुए उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया. देखिए, अब आपका जो आर्टिकल 15-16 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि आपके इस साल मराठा रिजर्वेशन का इशू यहां से जनरेट हो रहा है. तो आप आंसर कैसे करेंगे? आर्टिकल 16 से करेंगे, आर्टिकल 338B से करेंगे, आर्टिकल 342A से करेंगे, आर्टिकल 335 से करेंगे. I think it's enough for the day. It's a long session. Tomorrow I will start the article 17, 18 and 19. Let's see how much I'm able to complete it. देखिए, बहुत से लोग यह मैसेज कर रहे हैं हमारा कोर्स कब पूरा होगा. देखिए, 2021 के एस्पायरेंट्स को हम पढ़ाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन 2021 के एस्पायरेंट का कोर्स पूरा होगा इसकी संभावनाएं मुझे कम दिख रही हैं. 2022 के एस्पायरेंट का
पूरा हो जाएगा। मैं आपको एक राय देता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन आईएएस क्लासेस बाय वीरेंद्र ओझा। कोई मेरा एस्पायरेंट यहाँ होगा वो यहाँ पर लिख देगा, प्रशांत या अविनाश को लिख दो। आप लोग उस यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पर सारे कोर्स कंप्लीट हैं। आपको जो भी टॉपिक सुनना हो आप सुन लीजिए। यहाँ पर हम लोग पढ़ाना शुरू किए हैं। 2022 की परीक्षा के लिए हम सब पढ़ा देंगे। 21 मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि अभी जून आ गया है और जिस तरह यूपीएससी के सवाल आते हैं आसान नहीं होगा कि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दें, लेकिन यह आसान नहीं होगा कि पूरा सिलेबस पूरा हो जाए। 22 तक हो जाएगा। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको जो सुनना हो सुन लीजिए, उसमें सारे कोर्स कंप्लीट हैं। ऑनलाइन आईएएस का बाय वीरेंद्र ओझा। आप चाहें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी परिवार पे शेयर कर लें, क्योंकि दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है। दोनों का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य एक ही है। हम चाह रहे हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग सिलेक्ट हों। मैं फिर कहूँगा कि हम लोग चाहे जितना क्लास चलाएं, जब तक आप इस तरह से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे आईएएस नहीं बन सकते हैं। आप चाहे जिस कोचिंग में पढ़ें, जब तक आप अपने को पढ़ने में इस तरह से चेंज नहीं करेंगे आप सिलेक्ट नहीं होंगे। मेरी सारी शुभकामनाएं। सिलेक्ट हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट क्लासेस रोज चल रही हैं। अभी तक जो मैं देख रहा हूं कि करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, पॉलिटी की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की चल रही है, हिंदी की चल रही है, इतिहास के अध्यापक टीचर खोजे जा रहे हैं। मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आई विल टीच हिस्ट्री ऑल्सो। इकोनॉमिक्स में हमेशा अपने एस्पायरेंट को करंट अफेयर्स से ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स के और इंटरनेशनल रिलेशन के सवाल करंट अफेयर्स से आते हैं। तो मैं इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल मैं करंट अफेयर्स से पढ़ाता हूँ। उसी सवाल हर साल मिल जाते हैं, आपको मिलेंगे। तो जब अगर हिस्ट्री का टीचर अगर अगले हफ्ते 10 दिन में नहीं मिलता है तो आई विल स्टार्ट हिस्ट्री ऑल्सो। अदरवाइज जो टीचर आ जाएगा वो पढ़ाएगा। यू टेक केयर, यू रेस्ट अश्योर, यू आर इन द वेरी सेफ हैंड्स। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार पूरी कोशिश कर रहा है। हम चाहते हैं कि जो हमारा गरिमामय जो अतीत था, जिसको हम हर समय बोलते रहते हैं, जो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम उसको वापस ले आएँ। आगे आपका जो मेहनत है, आपकी कोशिश है, वो सफल लाएगी। टेक केयर, गुड नाइट।